अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध अंकशास्त्री डॉक्टर कुमार गणेश की कई बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणियां रही हैं जिन्होंने समय पर अपना असर दिखाया है। और इसी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कुमार गणेश प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय अंकशास्त्री से। जीवन की यात्रा में बहुत संघर्ष होते हैं और बहुत सफलताएं असफलताएं देखने को मिलती है, लेकिन समय के साथ अगर हमें अच्छे मार्गदर्शक मिल जाएं और अच्छे शुभचिंतक मिल जाएं तो जीवन की यात्रा सफल हो जाती है। भारतीय दर्शन में यूं तो बहुत पहलू हैं, लेकिन एक पहलू आता है ज्योतिष का, और इस ज्योतिष के पहलू में भी एक पहलू आता है अंक ज्योतिष का। अंक ज्योतिष एक ऐसा पार्ट कह सकते हैं, एक ऐसा भाग कह सकते हैं जो हमारे जन्मांकों के आधार पर निर्धारित होता है। और इस तरह से कई ज्योतिष हुए हैं जिन्होंने भविष्यवाणियां की हैं और वो सफल हुई हैं। उसी में एक राष्ट्रीय स्तर पर नाम आता है डॉक्टर कुमार गणेश का। डॉक्टर कुमार गणेश ने 2015 में रामनाथ कोविंद जी के लिए ये घोषित कर दिया था कि उनको राष्ट्रपति योग है। 2018 में अशोक गहलोत जी के लिए कह दिया था कि उन्हें मुख्यमंत्री का योग है। ऐसी कई बड़ी भविष्यवाणियां करते हुए डॉक्टर कुमार गणेश आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान रखते हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर कुमार गणेश से राजस्थान की राजनीति पर और राष्ट्रीय राजनीति पर। तो सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूंगी सर आपको। जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर, जैसा कि अंक ज्योतिष होती है, वैसे ज्योतिष विद्या में हमने हमेशा बात की है हस्तरेखाओं की। अंक ज्योतिष एक ऐसा ज्योतिष है जो एक सामान्य व्यक्ति को टच नहीं करता। ऐसी स्थिति में सर थोड़ा सा बताएं कि अंक ज्योतिष क्या है। असल में सारी अंक ज्योतिष है वो जन्मांकों पर टिकी है। होता क्या है कि बहुत सी चीजें हमारी भारतीय संस्कृति में अल्प ज्ञात रही है। इसे यूं समझिए कि जैसे कोई बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हुआ है और वो विदेश में कहीं गोद चला गया, तो उसके बाद में हिंदुस्तानी उसके बारे में कितना जानेंगे, उतना ही जितना कि उसके बारे में बताया जाएगा। ये हमारे यहाँ की पैदाइश है अंक ज्योतिष। लेकिन उसके बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा ये रही है ना कि शिष्य को सिखाया जाता है, गोपनीय ढंग से सिखाया जाता है, हर किसी को सिखाया नहीं जाता था, तो उस चक्कर में वो सही ढंग से यहाँ रह नहीं पाई, तो यहाँ विलुप्त हो गई और वहां गई तो मूल स्वरूप तो वो रहा। लेकिन उसके बाद परिवर्तन क्या हो गया, विश्व के नक्शे पर इजराइल और हिब्रू भाषा ये दो बड़े अद्भुत करिश्मे रहे हैं। इजराइल का अपना अस्तित्व ही नष्ट हो गया था, रूसी की भाषा हिब्रू ये भी कभी खत्म हो गई थी और 50 के दशक में जाकर ये फिर खड़ी हुई, 40-50 के दशक में। तो अंक ज्योतिष में जो अक्षर हैं वो तो अंग्रेजी में लैटिन भाषा से आए हैं, तो लैटिन के हो गए, और अंक है वो हिब्रू के हैं, लेकिन मूल तत्व जो है वो भारतीय है। अब इसमें जन्म के अंकों के आधार पर हम ग्रहों को लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ 9 अंक होते हैं, तो 9 के 9 अंक हैं वो ग्रहों के प्रतिनिधित्व के रूप में होते हैं। कि जैसे एक का अंक है वो सूर्य का हो गया, तो जैसे एस्ट्रोलॉजी वाले बार बार बात करते हैं या पामिस्ट्री वाले मंगल की बात करते, तो हम कहते हैं अंक 9। भाषा बदल गई, शब्दावली बदल गई, लेकिन चूंकि ज्योतिष की चाहे कोई भी शाखा हो वो जुड़ी हुई किससे, एस्ट्रोनॉमी से, नक्षत्र विज्ञान से जुड़ी, अंतरिक्ष मंडल से। तो इसीलिए वहां से ही जैसे कोई आदमी का शरीर है उसमें बीमारी है, उसे एक एलोपैथी वाला अपने हिसाब से अपनी शब्दावली में बोलेगा, अपनी दवा देगा, होम्योपैथी वाला अपनी शब्दावली में। तो हमारी शब्दावली भिन्न है, हमारे उपाय भिन्न है, लेकिन हम एक ही चीज को रूपायित करते हैं, वो है कि जो पिंड में ब्रह्मांड है, जो व्यक्ति में पूरा ब्रह्मांड है, समष्टि है व्यष्टि में, उसका विश्लेषण। तो अंक ज्योतिष भी ज्योतिष की दूसरी जो विधाएं, जितनी विधाएं, उन्हीं के अनुरूप बहुत गहराई में भी विश्लेषण करती है। यहाँ तक कि अगर आपातकालीन बात हो तो हम किसी व्यक्ति की देहांत की, मृत्यु की तिथि और समय भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो तभी जब मानवता के हित में या व्यक्ति इतना भुगत रहा हो कि अब उसका मुक्त होना ही ठीक है, क्योंकि वो आपातकालीन व्यवस्था है। और इतना विस्तार से भी बात कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के साथ अगले 2 घंटे में, 2 दिन में, 2 महीने, 2 साल या 20 साल में क्या होने वाला, इतनी विस्तृत भी है। पर चूंकि अल्प ज्ञात है ना, अब क्या होता है कि हम यानी अंक ज्योतिषी हैं, वो ज्योतिष जगत में अति अल्पसंख्यक है। और उसका कारण यही है कि एक तो विशुद्ध अंक ज्योतिषी कम है, उसके बाद जब वो खुद ही कम है तो सिखाए किसे। प्राय ये देखा जाता है कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो थोड़ी बहुत अंक ज्योतिष भी कर लेता है। तो ये पीर बावर्ची खर वृष्टि वाली जो बात है कि थोड़ा थोड़ा हम सब है, वो हम अंक ज्योतिषियों को मारता है, क्योंकि विशेषज्ञ जब तक नहीं है तो आप
आम आदमी जो कम परिचित है, जैसे आपका प्रश्न, तो उससे आप अच्छी तरह परिचित करवाएंगे कैसे, जबकि आप खुद ही विशेषज्ञ नहीं है और नीम हकीम खतर आए जान, कोई मतलब नहीं है। तो इस कारण से अभी भी, हालांकि बतौर अंक ज्योतिषी मेरी जो अभ्यास के रूप में 30 वर्षों की यात्रा और सीखने में 33 वर्षों की यात्रा है, बहुत लोगों को सिखाया है। पिछले 2 दशक में कुछ अंक ज्योतिषी विशुद्ध रूप से उभरे हैं, पर अभी भी अल्प ज्ञात है। अभी भी इस बात की आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा आबादी को, विश्व को, समाज को इसके पहलुओं से परिचित करवाए, क्योंकि ये इतना चमत्कारिक है और समझने में सरल है। सबसे बड़ी बात है कि एक तो जैसे हमारे यहाँ अंक ज्योतिष की जो कुंडली है वो स्थिर अवस्था में है, एस्ट्रोलॉजी की तरह कुंडली घूमती नहीं है। हमारे यहाँ अगर पहले खाने में अंक 3 यानी बृहस्पति है तो वही है, अगर आपके जन्म में 3 है तो वह लिखा जाएगा, नहीं है तो वो खाली छोड़ा जाएगा। ये नहीं कि किसी और की कुंडली में घूम के वो छठे घर में चला जाएगा। तो समझने में बहुत सरल है, पर आवश्यकता वही है कि अधिक से अधिक परिश्रम, और ये करना तो हम अंक ज्योतिषी को पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे गणित के अंदर सूत्रों के आधार पर सब चीजें सटीक होती हैं, उसी तरह से भविष्यवाणी होती है। कुमार गणेश साहब, एक बात और मैं जानना चाहूंगी कि राजनीति में आपकी बहुत पैंठ है, आप राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को लेकर काफी प्रसिद्ध हुए हैं, तो ऐसे कुछ पहलू आप बताइए जिससे कि आपको ये उड़ान मिली और आपकी अंगणित बिल्कुल सटीक बैठी। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा अरुण नेहरू को। अब आप समेत हमारे सभी दर्शकों के लिए आश्चर्य, बल्कि घोर आश्चर्य का विषय हो सकता है कि वह अंक ज्योतिष का अरुण नेहरू का या मेरा अरुण नेहरू का क्या रिश्ता है। लेकिन यहाँ एक खास बात ध्यान दिए जाने वाली है, वो ये है कि एक लोकसभा चुनाव था और उस लोकसभा चुनाव में अरुण नेहरू, चैनल का नाम जो यहाँ नहीं लूंगा मैं, एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर बैठकर एक एक सीट, लोकसभा सीट के बारे में विश्लेषण कर रहे थे कि यहाँ से ये समीकरण है, ये जीत सकता है, ये हार सकता है। ऐसे उस समय मेरे दिमाग में आया कि जब एक राजनेता ऐसा कर सकता है तो ज्योतिषी क्यों नहीं कर सकता। और उससे पहले ईमानदारी की बात तो यह है कि मैं गर्वोक्ति नहीं है और अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन मैं हिंदुस्तान का अब तक का पहला और आज का एकमात्र विशुद्ध राजनीतिक ज्योतिषी हूँ। तो ये वहां प्रेरणा मिली कि मैं या कोई भी ज्योतिषी ये क्यों नहीं कर सकता। सीटवार भविष्यवाणी, एक एक सीट की, तो एक एक सीट की तो शालिनी जी दुर्लभ छोड़िए, तब तो हालात ये भी नहीं थे कि कोई चुनाव की विश्लेषण करके सिर्फ सीटों की संख्या, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ प्रकरण मेरे सामने है कि जिन्होंने तुक्के में बोल दिया कि इतनी सीटें आएंगी, लग गया तो तीर है, नहीं तो तुक्का है। ये तुक्केबाजी ज्योतिष को बदनाम करती है, विश्वसनीयता घटाती है। तो वहां मेरे सामने पहला चैलेंज आया और तब मैंने 2003 में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी की पूरी 200 सीटों की भविष्यवाणी की थी सबसे पहले। आज लगभग उस बात को 19 बरस हो रहे हैं, है ना। उसके बाद में फिर तत्काल की थी, अगला लोकसभा चुनाव आ गया था 2004 का। मेरे जीवन की अद्भुत उपलब्धि रहेगी कि राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों का किया, पूरी लोकसभा की नहीं, सिर्फ राजस्थान की, क्योंकि हिम्मत कम थी, हौसला कम था, डर लगता था, है ना, और अभ्यास की कमी थी। तो लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उसमें मैंने कहा था कि 21 भाजपा, 4 कांग्रेस, तो बिल्कुल यही परिणाम रहा। और सीट वार भी मेरी 25 में से 22 सीटें बिल्कुल सही रही, एक एक सीट संख्या में भी। और तो वहां से वो सफर शुरू हुआ। और उसके बाद चूंकि देखिए क्या है, हमारे अंक ज्योतिष में दुनिया भर में कहीं ये विधि थी ही नहीं कि आप राजनीतिक सीटों की भविष्यवाणी करें, चुनाव की करें, सीट वार थी ही नहीं। अब मैंने विधि इजाद की तो आप जानती है कि जो विज्ञान की एक प्रक्रिया है कि आप प्रयोग पर प्रयोग किए जाएं, गलत लगे वो निष्कर्ष हटाए। तो इस तरीके से मैं विधियों में निरंतर संतोष करता गया और ये संतोष थोड़ा थोड़ा ही किया, क्योंकि ये संतोष उतना ही करता जितनी सफलता मिली। जहां असफलता मिली फिर वहां मैं अपने आप से असंतुष्ट होता और सुधार करता। तो आज भी अब जैसे पिछले 3 वर्षों से करता हूं तो एक चुनाव की 16 विधियां करता हूं, 16 विधियों के बाद फिर एक विधि चुनता हूं। पर ये 16 विधियां भी जो है ये बनाना और उसके निष्कर्ष लेना, तो वहां से जो प्रेरणा मिली, तो मैं भले ही चाहे अंक ज्योतिष अरुण नेहरू का या मुझसे संबंध नहीं था, लेकिन प्रेरणा का जो पुंज है, मूल पुंज, वो वहां था।
तो वहां से और उसके बाद में और रहा सवाल ये, तो देखिए राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो थिएटर की तरह है। थिएटर में आपने सामने एक्टिंग की है तो हाथ ताली या गाली, मुहावरे की भाषा में शाबाशी मिलेगी या शिकायत मिलेगी। तो राजनीतिक भविष्यवाणी क्या है, अगर देखा जाए तो बहुत सरल है, कुछ भी कह दो, लग गया तो ठीक है, हम कहेंगे हमारी सही रही, लेकिन वैसे बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि इसमें आम आदमी, हिंदुस्तान में क्या है, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और फिल्म है, इन चार को निकाल दो तो हिंदुस्तान में बचता क्या है। तो राजनीति में अगर कोई भविष्यवाणी की जाए तो आम आदमी और समाज और राजनेता ये बड़ी गंभीरता से लेते हैं। गलत और सही कोई भी हो सकता है, कितना भी, लेकिन एक जिम्मेदारी का भाव अवश्य है। तो वहां से शुरू हुआ सफर। आज भी मैं मानता हूँ, सीख रहा हूँ, विधियां कठिन है, सफलताएं भी मिली है, लेकिन सफलताएं जो हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग यानी समाज मेरी सफलता देखे, सफल भविष्यवाणी देखे, और मैं मेरी असफल भविष्यवाणी देखूं, तब तो उसमें सुधार आएगा। बाकी ये संपदा समाज की है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं राजनीति के बारे में, तो राजनीति में आपकी बहुत पैंठ है, जैसा मैंने पहले बताया था। तो इस स्थिति में सर मैं जानना चाहूंगी कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने बहुत विद्रोह किया हुआ है, और ये इसकी भविष्य को भी बिगाड़ सकता है, या जैसा ज्यादा बेहतर आप बता पाएंगे, तो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए असल में ये है कि ये जो छटपटाहट है, ये 1952 के चुनाव के बाद 70 वर्षों में राजस्थान में किसी भी पार्टी में पहली बार देखी गई है। जब दिग्विजय जनता दल बना और भैरव सिंह जी के साथ वो लोग गए थे, तब भी ये छटपटाहट नहीं थी। उसका एक कारण है। कारण ये है कि चुनाव के बाद यहाँ सरकार कांग्रेस की बननी नहीं है, ठीक है, सरकार बनने जा रही है भाजपा की 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी? बिल्कुल। तो थोड़ा सा उस गणित पर प्रकाश डालें सर। हाँ बिल्कुल। असल में क्या है कि आप अगर इन सब का प्रोफाइल उठाएं, अभी जो कांग्रेस के विधायक हैं, तो इनमें से लगभग 70% वो लोग हैं कि जिनके खाते में उन्हें पता या तो टिकट नहीं आएगा या जीत नहीं आएगी। तो अब अगर एक आदमी जिसे लगता है कि मुझे अब 5 साल का वनवास मिलने वाला है और उस 5 साल के बाद फिर क्या होगा कुछ पता नहीं है, तो एक छटपटाहट होती है ना कि अभी पालूं, मैं पालूं, किसी माध्यम से पालूं, तो मैं पाल लूं, प्राप्त कर लूं, और नहीं हो रहा है। आपको फ्लाइट चाहिए, ट्रेन चाहिए, बस चाहिए तुरंत, और नहीं मिल रही है, और पता ही नहीं कि 4 घंटे बाद मिलेगी कि नहीं, तो छटपटाहट है, एक कारण है। दूसरा कारण क्या है, देखिए कि कांग्रेस के साथ एक बड़ा अजीब सा योग है कि जब अगर इसका पितृ दोष वाला व्यक्ति प्रदेशाध्यक्ष होता है तो कांग्रेस जीतती है, लेकिन वो खाली हाथ रहता है। हाँ, इस बात को आप यूं देखिए कि 2008 में अगर हम देखें तो 2008 में डॉक्टर सीपी जोशी थे विधानसभा अध्यक्ष, भयंकर स्त्री पितृदोष वाले थे। स्त्री पितृदोष परिवार के खराब होते तो अपने ही जूनियर से हार गए थे, लेकिन वही स्त्री पितृदोष जब वर्षांक बदला 2009 तो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हो गए। यही रामेश्वर लाल डूडी को देखने को मिला। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को वनवास मिल रहा है तो होगा क्या? होगा ये कि कांग्रेस में बड़ी टूट, बड़ी उठापटक, टूट का मतलब कोई अलग दल बने वो नहीं है, लेकिन ग्रुपिंग और हो जाएगी। और ज्योतिष और राजनीति दोनों ये कहती कि कांग्रेस को अभी तो राजस्थान में घमासान देखना बाकी है। सर बहुत बड़ी बात आपने कही है कि आगामी चुनावों में राजस्थान की जो सत्ता होगी वो भाजपा के हाथ में होगी। तो सर मैं जानना चाहूंगी चेहरा कौन होगा भाजपा का? देखिए ये मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी चुनाव के बाद, ये मैं नवंबर में ही बोल चुका हूं 2018 में, और 17 दिसंबर 18 को जब अशोक गहलोत सरकार ने शपथ ली थी तभी मैंने कहा था कि एक तो ये विधानसभा कम से कम 2 मुख्यमंत्री देखेगी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों में, और तीनों ही जगह पर, और विशेषकर राजस्थान मध्य प्रदेश में तो विधानसभा चुनाव 23 के बाद सरकार कांग्रेस की आनी ही नहीं है। ये मैं तभी बोल चुका हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मौसम देखकर भविष्यवाणी करना भविष्यवाणी नहीं होता है। बादल देखकर तो बरसात की भविष्यवाणी कोई भी कर दे, सही होना अलग बात है। चिलचिलाती धूप में अगर कोई कहे कि बरसात होगी। अब दूसरा ये है कि जहां तक अभी जो उपलब्ध अंक है, देखिए क्या होता है, हम ज्योतिषी हैं, हम फतवे वाले बाबा तो है नहीं
या भभूत वाले बाबा तो है नहीं, उनके प्रति पूरी श्रद्धा है, लेकिन हमें जो उपलब्ध अंक है, तो भाजपा में अभी जितने लोगों के उपलब्ध अंक हैं, जैसे हम वसुंधरा जी की बात करें, 2 ओम है, ओम माथुर हैं, ओम बिड़ला है, इनकी बात करें, एक अपने यहाँ तीर वाले अर्जुन भी हैं, मेघवाल साहब हैं, राजेंद्र राठौड़ की बात करें, गुलाब जी कटारिया की बात करें, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अंबिया कुमारी को भी ले लें, तो इनके अंकों की बात करें। इनके अलावा अगर कोई अचानक आता कूदता है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, है ना, पता नहीं अश्विनी वैष्णव को भेज दें दिल्ली से, लेकिन मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ, अश्विनी वैष्णव को छोड़कर। इन सब में जो अंक हैं ग्रह, वो सबसे भारी और मजबूत है वसुंधरा राजे के। और ये बात जो मैं पीछे 3 वर्षों से उनके बारे में भविष्यवाणी करता आ रहा हूँ, वो सही ठहर रही है हर समय के साथ, हर साल एक चरण के साथ। मुझे लगता है अगर इन्हीं लोगों में से किसी को बनाना हुआ तो सबसे आगे दौड़ में वसुंधरा राजे, उनके सिर पर ताज सज सकता है। हाँ, अब अगर इनके अलावा कोई कूद के आ जाए तो बात दूसरी है, फिर देखना पड़ेगा उनकी गणना क्या कहती है। जैसा सर आपने बताया कि भाजपा का चेहरा वसुंधरा राजे हो सकती है, क्योंकि उनके अंक बहुत भारी हैं और समीकरण उनके हिसाब से बैठ रहा है इन सभी लोगों में से। ये एक प्रश्न हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी सर अशोक गहलोत साहब के बारे में, क्योंकि अभी इस वक्त वो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो उन्हें मिलने वाला था, जो राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक पहचान, एक स्थान देता, तो क्या ये जो उनके हाथ से जो ये जिस भी सियासी संकट की वजह से ये चीज गई है, तो ये उनके लिए अच्छी हुई है या बुरी हुई है? देखिए, अशोक गहलोत साहब के साथ जो हुआ अच्छा हुआ है। उसका कारण ये है कि अगर मैं ये बात राजनीतिक विश्लेषक के नाते कहूँ, तो अगर आपके प्लान के हिसाब से सब सही होता है, चल रहा होता है, तो ये तो आपके लिए अच्छा ही है ना। अब मेरी इस बात से अचंभा हो सकता है, बवाल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्योतिषी के रूप में बात करूँ, देखिए अशोक गहलोत उस व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति पर स्त्री अंकों की अद्भुत कृपा है। इसीलिए मैंने 10 जून 2010 को लिख दिया था कि अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बनने के योग, लेकिन लगातार नहीं, जबकि उस समय वो थे। तो इसका मतलब मैंने 2010 में ही कह दिया था कि 13 में नहीं बनेंगे और 18 में बनेंगे। देखिए, सोनिया जी जब तक जीवित है, 18 में मैंने जो कहा था कि चाहे सबने कहा सचिन पायलट साहब बनेंगे, मैंने कहा चाहे कुछ भी हो, जब तक सोनिया जी जीवित है अशोक गहलोत बनेंगे, क्योंकि वो स्त्री अंकों की कृपा है। तो देखिए, ये क्या है असल में, ये जो आप लोग सभी देख रहे हैं कि यार अभी बनने वाले थे, नहीं बने हैं, खड़गे बन गए, ये थोड़ा सा घूम कर आना होता है। सामने ट्रैफिक बंद है ना, तो अंदर की गली से वापस हाईवे पर आना है। अशोक गहलोत का यहाँ से पदत्याग इसी विधानसभा में होना है, पहली बात तो, है ना। यहाँ ये विधानसभा एक और मुख्यमंत्री देखेगी। दूसरी बात है, अशोक गहलोत का भाग्य इतना प्रबल है, मैं फिर कहता हूँ, जो मैं पिछले 6 सालों से कहता रहा हूँ कि या तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, जो कि अभी नहीं बने, या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, या अहमद पटेल वाली जगह, यहाँ से ये दिल्ली जाते इन 2 में से अभी बनेंगे, और 8-10 महीने बाद, कुछ समय बाद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बनेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। और अशोक गहलोत के अंक इतने अच्छे हैं कि जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, कांग्रेस फिर खड़ी होना शुरू हो जाएगी। सर, जैसा कि अभी अजय माकन जी ने इस्तीफा दे दिया और बहुत समीकरण इस समय राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बिगड़ी हुई है, तो उस कंडीशन में अभी इस वक्त, अभी जब सचिन पायलट गुट और गहलोत गुट की बातें चल रही है, उस दौरान क्या आपको लगता है कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अलग होगा या इन दोनों में से किसी का योग बनेगा? मैं इस मामले में 7 जुलाई 2021 को उदयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भविष्यवाणी पर, उसमें कह चुका हूं कि उदयपुर को नेतृत्व मिल सकता है, राजस्थान का नेतृत्व उदयपुर के सिर पर ये ताज चल सकता है। मेरा मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट था कि सीपी जोशी। कारण क्या है, देखिए कि राजनीतिक कारण थे कि अशोक गहलोत साहब का सारा जोर इस बात पर है कि सचिन पायलट नहीं बनने चाहिए, सिर्फ एक, बाकी कुछ भी मंजूर है। दूसरा ये है कि सचिन पायलट साहब भी अब इस मोड पर आ गए हैं कि उन्हें भी पता है कि वे तो नहीं बनेंगे, तो अब उनका ये है कि अशोक गहलोत का विशुद्ध आदमी वो नहीं बने, और आला कमान आज इस स्थिति में है। अजय माकन की मैं बात नहीं कर रहा कि अजय माकन तो खुद बेवजूद हैं, तो कोई ऐसी हालत में है नहीं। और ज्योतिष ये कहती है कि सचिन पायलट के वही भयंकर स्त्री पितृ दोष है जिसका वरदान अशोक गहलोत के अंकों पर है। तो जो अशोक गहलोत का प्लस पॉइंट है वो सचिन पायलट का माइनस पॉइंट है। इसका मतलब ये तो तय है कि अशोक गहलोत की चलेगी और सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर अभी मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया है कि 2008 के प्रदेशाध्यक्ष स्त्री पितृदोष वाले, अब वो स्त्री पितृदोष उनके पक्ष में जाएगा और सीपी जोशी को ये दोनों ही मंजूर कर लेंगे। और मेरे हिसाब से जिन लोगों पर मैंने गणना, हाँ इतना हो सकता है
कि सत्ता बंट सकती है, तो 2 डिप्टी सीएम अगर देखने को मिल जाए तो अचंभा नहीं है। और इसमें कोई ज्योतिषीय गणना की भी बात नहीं कि अगर 2 डिप्टी सीएम बनेंगे तो एक अशोक गहलोत खेमे से आएगा, एक आएगा सचिन पायलट के खेमे से। तो उसमें जाट, मीणा और राजपूत, वो जो 2 बनेंगे डिप्टी सीएम, ज्योतिष के हिसाब से इन 3 जातियों में से बन सकते हैं। अब ज्योतिष नाम नहीं जानती आदमी का, ये वर्ग बता दिए और चिन्ह बता सकती है। हम देख रहे हैं डॉक्टर कुमार गणेश से मुलाकात राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर, और अभी आपने 2 बड़ी बातें कही हैं कि 2022 में आलाकमान का निर्णय आना बाकी है जो मुख्यमंत्री पद के लिए है। उसमें चेहरा हो सकते हैं सीपी जोशी, जो पायलट गुट और गहलोत गुट को संतुष्ट करेंगे। इसी के साथ आपने कहा कि 2023 के जो चुनाव होंगे वो भाजपा के हक में, भाजपा की गोद में जा सकते हैं और चेहरा हो सकती है वसुंधरा राजे। सर, मैं इसी श्रृंखला में आपसे जानना चाहूंगी कि सचिन पायलट का भविष्य क्या है, क्योंकि देखा जाए तो वो लगातार किसी जगह पहुंचते हैं और फिर बैकफुट में काफी लंबे पीछे चले जाते हैं, तो उस आधार पर उनके भविष्य के बारे में बताएं। शालिनी जी, ज्योतिष का एक बहुत सरल सा उसूल है, और विशेषकर हमारे अंक ज्योतिष का, कि अगर किसी व्यक्ति के पितृदोष की अवस्था है और जितनी प्रबल है, तो उसकी सफलता बिल्कुल पास जाकर वो वंचित हो जाता है, उसके काम अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, हाथ से झटक जाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के एक सा ही पितृदोष है, स्त्री पितृदोष है, और तीनों के पिता के, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन के पिता की मृत्यु में प्रेत युति है। अब आप देखिए, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल अपने ही सहायक से हार गए थे, इतना अपमान, सिंधिया खानदान का आदमी महाराज, और हार गया वहीं से, तो सूत्रों से कहलवाया कि भाई आप भी उपाय करो। पायलट साहब को भी हमने कहलवाया कि आप ये उपाय करो, भाई अच्छे आदमी है, किसी भी पार्टी में क्या फर्क पड़ता है। तो आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या हुआ। सोच नहीं सकते थे कि माधवराव सिंधिया का बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है, छोड़ी, राज्यसभा पहुंचे, कैबिनेट मंत्री, और पितृदोष की हद देखिए, वही मंत्रालय मिला जो पिता को मिला था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है ना, माधवराव जी को पहली बार में यही मंत्रालय मिला, ये पितृदोष। जितिन प्रसाद को देखिए, कहाँ खत्म हो चुके थे करियर में, कहीं कुछ नहीं है, हार हुर के बैठे, ब्राह्मण सीट से 5 लाख वोटों से हारे, वो आदमी आज उत्तर प्रदेश में मंत्री है। लेकिन सचिन पायलट साहब ने अभी तक उन 2 दोषों का परिहार नहीं किया, और जब तक नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, अगर ये अभी ज्यादा से ज्यादा उपाय कर लें तो इतना हो सकता है इन्हें प्रदेशाध्यक्ष बना दिया जाए। उपाय नहीं करेंगे तब भी बन सकते हैं, लेकिन उपाय कर लेंगे तो क्या होगा कि प्रदेशाध्यक्ष के रूप में इज्जत से हारेंगे। चुनाव तो हारना है 23 का कांग्रेस को, लेकिन ये रहेंगे उपाय करके तो ऐसे हारेंगे कि यहाँ साहब इज्जत की हार है। ये नहीं कि वो एक मोटरसाइकिल पर आ जाए, मिनी बस में आ जाए, वो कौन सी गाड़ी फॉर्च्यूनर में आ जाए, वो सब नहीं हो। हार जीत होती है, लेकिन इज्जत से हारना होता है। और अगर उपाय नहीं करेंगे तो अभी भी सचिन पायलट साहब तो खाली हाथ ही रहेंगे। जीवन में इनके बहुत संघर्ष है, वो 2 इनके बहुत बड़े दोष हैं। सर, जैसा कि अभी हमारी लगातार राजनीति को लेकर बातचीत चल रही है, तो राजस्थान पे ही मैं एक बार और दोबारा ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आपने पावर सेंटर की बात की थी। तो महेश जोशी जी, शांति धारीवाल जी और धर्मेंद्र राठौड़ जी की जो पावर सेंटर वाली स्थिति है, उससे गहलोत जी की राजनीति पे क्या असर पड़ सकता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, जहां तक इनमें से 2 लोग जो चुनावी लड़ाई जीत कर आए, मंत्री बने हैं, शांति धारीवाल और महेश जोशी, इनकी बात करें तो इन दोनों के तो 23 के चुनाव में हार गले पड़ जाए तो अचंभा नहीं है, ये हार कर घर बैठ सकते हैं। इनकी अंक बहुत विपरीत है। और फिर जो तीसरा नाम आपने लिया है, उनकी मूल जन्म दिनांक मुझे पता है, धर्मेंद्र राठौड़ साहब की, एक बार उनके वार्तालाप में ज्योतिषीय चर्चा में आई थी वो, तो अंक उनके भी अभी अच्छे नहीं है। तो ये तो सही है कि अभी आने वाला जो वक्त है वो धर्मेंद्र राठौड़ का तो थोड़ा सा बुरा है, लेकिन शांति धारीवाल और महेश जोशी को लंबा वनवास झेलना पड़ सकता है चुनावी राजनीति से। लेकिन अशोक गहलोत साहब, जैसा मैंने कहा ना कि अभी हाईवे पर जाम है तो यूं होके वापस हाईवे पे आएंगे, तो स्वाभाविक है कि उनके यहाँ ये योग है कि वो अपने आसपास वालों को हमेशा, उनका बृहस्पति बड़ा अच्छा है, बुध भी अच्छा है, ऐसे लोग अपने आसपास वालों का हमेशा ख्याल रखते हैं। तो अभी जैसे धर्मेंद्र राठौड़ चुनावी लड़ाई तो जीते नहीं है, लेकिन मंत्री का दर्जा तो है ना, तो वहां जाने के बाद में धर्मेंद्र राठौड़ का, यानी अशोक गहलोत राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे तो धर्मेंद्र राठौड़ का तो मैं उद्भव देख रहा हूँ। लेकिन शांति धारीवाल और महेश जोशी, इनका जो स्त्री पितृदोष है वो मारेगा।
तो शांति धारीवाल के तो अगर वे अपनी पत्र वधू को बढ़ाते हैं राजनीति में ठीक करने, तो उनके परिवार की राजनीति खत्म हो सकती है। और यही स्त्री दोष महेश जोशी के है। जी, जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त ये जो 3 नाम हमने पावर सेंटर के रूप में लिए, उनको एक संदेश है कि अभी उनको अपने समीकरण बनाने की आवश्यकता है। सर, इसी श्रृंखला में मैं बात करना चाहूंगी गुजरात चुनाव और हिमाचल जो प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, उसकी समीकरण के बारे में आपने क्या गणित बिठाई है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? शालिनी जी, मैंने आज से 3 महीने पहले जब मतगणना की दिनांक की घोषित नहीं थी, तब मैंने दोनों राज्यों की गणना की थी। तो उसमें हिमाचल के लिए 45 सीटें भाजपा को मिल रही थी, 21 कांग्रेस को। लेकिन ये जो अभी मैंने परसों तैयारी की है, तो ये अंतिम गणना है जिसमें मतगणना के अंक शामिल है। और एक परिवर्तन और हो गया है। वो परिवर्तन ये हो गया है कि जब 3 महीने पहले गणना की थी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी थी, तो उनके अंक काम में लिए। भाई, जो तोरण मारेगा वही तो फेर खाएगा। लेकिन अब जब कल परसों गणना की है, ये जो अंतिम गणना हिमाचल की और गुजरात की, तो अब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो सोनिया गांधी के अंक बहुत कमजोर थे, तो भाजपा को हिमाचल में अच्छा लाभ हो रहा था। हिमाचल के अंकों के साथ गुजरात के अंक अलग है, हिमाचल के अलग है अपने स्थापना के। तो उस कारण से अब जो स्थिति है वो ये है कि दोनों ही दलों को 33-33 सीटें मिल रही है, 30 और 3, 30 और 3। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उसको मिल रही है पॉइंट, भाजपा को कांग्रेस से 20 अंक अधिक मिल रहे हैं। तो 20 अंक ज्यादा मिलने से जो 10% जो होता है वो भाजपा के पक्ष में, तो 33 का 10% मतलब 3 सीटें। तो भाजपा को हम मार्जिन में रख रहे हैं 33 और 3 36, और वही 3 कम हो जाती है कांग्रेस के। 33 माइनस 3 मतलब 30। तो ये हिमाचल का रह सकता है। अच्छा, ये हिमाचल का था और गुजरात का, मतलब दोनों जगह। गुजरात की बात अगर करें तो गुजरात में देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के अदला बदली से गुजरात के अंकों के साथ ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है। पहले जहां तक ये था कि 109, यानी 3 महीने पहले 109 भाजपा को मिल सकती है अधिकतम, 99 से 109, और कांग्रेस को 68 से 78। तो वो समीकरण जाकर अब अधिक से अधिक ये पड़ा है कि 97 से 107 सीटें तो मिल सकती है भाजपा को, और 66 से 76 सीटें मिल सकती है कांग्रेस को। ये इसमें, और इसमें खास बात और है, 3 महीने पहले की गणना में अन्य को मिल रही थी 5 सीटें, अब अन्य को मिल रही है 9 सीटें, और उस अन्य की 9 सीटों में ही आम आदमी पार्टी को सीटें मिलेंगी। जैसा सर आपने बताई कि बात कही है, इसमें ऐसा लगता है कि मतलब भाजपा का कदम आगे रहेगा, भाजपा आगे रहेगी। तो ऐसी स्थिति में सर मैं जानना चाहूंगी कि राजनीतिक समीकरण बनाने बिगाड़ने में आप जैसे अंक ज्योतिष जो होते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इस समीकरण को बनाने के लिए क्या उपाय, क्या समाधान हो सकते हैं, हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं। मैं आम दर्शकों के लिए भी बता रहा हूँ ये उपाय, जो राजनीतिक करियर बनाना चाहते हैं, चूंकि उनके लिए भी, जो राजनीति में है मजबूत होना चाहते हैं, जो जीते हैं जीते रहना चाहते हैं, जो पद पाना चाहें, मतलब सभी प्रकार से। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, व्यक्ति चाहे आम आदमी हो, उसके जीवन में चाहे वो मीडिया हो, फिल्म हो, साहित्य हो, कला कुछ भी हो, और चाहे वो राजनीति हो, पितृदोष बहुत मायने रखता है। अब होता है कि पितृदोष जीवन की पैदाइश के साथ आता है, तो जब मरेंगे तो ही जाएगा, तो खत्म तो कभी नहीं होता। तो जो कहते हैं खत्म करवा देंगे, ये अतिशयोक्ति है। उसे संतुलित किया जाता है। जैसे एसी है, एसी में गैस है, ठंडक दे रहा है, गैस खत्म हो गई तो बढ़िया से बढ़िया कंपनी का महंगे से महंगा एसी भी जल जाएगा, बेकार है, फूंक जाएगा। क्या करें, रिफिल करवाएं। तो पितृदोष को समय समय पर उपाय, या यहाँ जो अभी कुछ देर पहले मैंने उपाय की बात की थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और जितिन प्रसाद ने क्या करवाया और क्या लाभ मिला, और सचिन पायलट ने क्या नहीं करवाया। तो क्या होता है, देखिए, एक तो माँ बगलामुखी की शरण में जाएं और उनके हवन अनुष्ठान करवाएं। कितने, कैसे, अर्धांगी या पूर्णांगी, तो ये वो आदमी तय करे कि उसको किस क्षेत्र में जाना है, किस उद्देश्य से। तो वो परिमाण, जैसे दवा ये है कितना mg की दवा, तो निर्भर करता है कि उसका उद्देश्य क्या है, किस क्षेत्र में। दूसरा, विचित्र हनुमान जी के हवन अनुष्ठान करवाएं। और तीसरा, भैरव बाबा का एक विशेष श्री यंत्र पूजा होती है, तो वो करवाएं। क्योंकि ये जो 3 है, इन 3 की शरण में जाएंगे तो चाहे किसी भी क्षेत्र में, खासकर जो राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं या हैं, उन्हें
या जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं, करियर बन नहीं रहा है, लटक रहा है, अटक रहा है, संविदा पर है, परमानेंट होना चाहते हैं, उन सब के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है। ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय दर्शन मार्गदर्शन भी देती है, लेकिन उनके जो मार्गदर्शक होते हैं उस तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा कठिन होता है। तो हम ऐसे ही एक मार्गदर्शक से, डॉक्टर कुमार गणेश से आपको मिला रहे हैं। तो अभी हम प्रदेश पर चल रहे थे, अब हम राष्ट्र की ओर चलते हैं। जैसा कि मोदी जी का वक्त 2024 में पुनः चुनाव होंगे, ऐसी स्थिति में मोदी जी की जो राजनीति है उसके ऊपर आप प्रकाश डालें। साथ ही कई मुद्दे ऐसे हैं जो ज्ञानवापी मुद्दा है, ऐसे कई मुद्दे अभी शेष हैं। तो मोदी जी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि उनका भविष्य क्या है और क्या राजनीति समीकरण बैठेगा। सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने, कि सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, और राज धर्म तन तीन कर हो ही बैग ही नाश। ज्योतिषी यहाँ गुरु की भूमिका में भी होता है समाज में, और अगर माना जाए सलाहकार तो सचिव यानी सलाहकार की भूमिका में। देखिए, जो अंक ज्योतिष के हिसाब से मेरी गणना में मैं मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की जन्म दिनांक काम लेता हूँ, मैं उसी के आधार पर बात करूंगा। उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में आने जा रहे हैं। तो इसमें दो बातें अपने आप ही हो गई कि भाजपा की सरकार और एनडीए की सरकार, भले चाहे भाजपा को पूर्ण बहुमत मिले, लेकिन वो बिरादरी का मामला गठबंधन का है। अब यहाँ अगली बात, आपकी पहली बात को दो टुकड़ों में, तो दूसरा टुकड़ा क्या है? दूसरा टुकड़ा यह कि मुझे नहीं लगता कि 24 से 29 का कार्यकाल मोदी जी पूरा कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा ना, ज्योतिषी अगर लालच, लोभ या भय से कुछ भी बोलेगा तो समाज, राष्ट्र और स्वयं तीनों की हानि करेगा। तो ज्योतिषी को मुक्त होकर बोलना, राष्ट्रहित, समाज हित और अपना हित तो खैर बाद की बात है, वो तो स्वार्थ की श्रेणी है, परमार्थ बड़ा है। देखिए, इसका कारण ये है कि मोदी जी के जो अंक है वो ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं या तो स्वेच्छा से पदत्याग करते हैं या पारिस्थितिक पदत्याग करते हैं। और पारिस्थितिक पदत्याग जो होता है, इसमें कई बातें आती है। 2014 में ये जब बारह के बने वहां मुख्यमंत्री गुजरात में, तो 14 में इन्होंने पारिस्थितिक पदत्याग किया था, स्वेच्छा से नहीं था। पारिस्थितिक क्यों था? क्योंकि प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे। अब इसमें ये कहें साहब इनकी इच्छा थी, भाई उसको परिस्थिति कहते हैं। इच्छा तो ये होती कि ये बिना प्रधानमंत्री बने ही कहते मैंने पद छोड़ दिया, वो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मैं स्पष्ट भी कर चुका हूँ, पारिस्थितिक पदत्याग भी। और तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 26 के आसपास, यानी 26 से कुछ महीने पहले भी हो सकते हैं, कुछ महीने बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन कैलेंडर वर्ष जो 2026 है उसके आसपास या उसमें जाकर मोदी जी का पदत्याग हो सकता है। आपके दूसरे प्रश्न को अब मैं लेता हूं कि ज्ञानव्यापी और जो आप कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी मेरी गणना के हिसाब से एक शापित आत्मा है, पूर्व जन्म का शाप चुकाने आई है और मोक्ष लेकर ये आत्मा चली जाएंगे, यानी जीवन के बाद इन्हें मोक्ष का है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे क्रिकेट की भाषा में स्लो ओवर में छक्के पर छक्के, चौके पर चौके मारते हैं ना, ये देखे बिना कि दर्शकों को, बॉलर को फुर्सत है कि नहीं है, लगाए जाओ, क्योंकि इनके पास वक्त कम होता है। वक्त कम का मतलब ये है कि अभी 8 साल इन्हें प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन ऐसे आदमी को तो कम से कम 20-22 साल, 25 साल रहना चाहिए, स्वाभाविक है। जो तो अब ये जो दो मुद्दों की आपने बात की है, मुझे लगता है कि 26 तक बहुत बड़ी प्रगति इन दोनों मामलों में होगी। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं, मैं मोदी जी के 3 बड़े मसले जो दुनिया गिनाती है, 370 या 35A, उसमें मेरी भविष्यवाणी सही रही है। राम मंदिर के मामले में मैंने कहा था 20 से 22 का समय निर्णायक और महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, देख लीजिए हुआ। उसके बाद जब मैंने एक और कहा था, राम मंदिर ये और एक और मुद्दा मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, 3 मुद्दे थे, तीनों के मामले में मोदी जी जो है उनके बारे में कर्म की भविष्यवाणी मेरी सही रही। तो मैं ये कह रहा हूं उसी आधार पर कि 2026 के आसपास या 26 में जब भी इनका पदत्याग होगा, तब तक बहुत उल्लेखनीय प्रगति, उल्लेखनीय का मतलब यह है कि निर्णायक काम भी शुरू हो सकता है, पक्ष में निर्णय भी आ सकता है। और या इतनी, जैसे अभी राम मंदिर 22 तक मैंने कहा था, 22 में इतना बन गया है कि अब उसका तो बनना ही है। तो बहुत उम्मीद रखनी चाहिए, सकारात्मक और पक्षकारी निर्णय मोदी जी के शेष कार्यकाल में इन दोनों ही नहीं, बल्कि कॉमन सिविल कोड, और अगर हम कॉमन जो रजिस्टर की बात करें नागरिकता वाले की, तो उन मामलों में भी अच्छी प्रगति हो सकती है।
सर, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें आपने बताया कि मोदी जी 2024 में इसका चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। तो सर, ऐसी स्थिति में जो राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस दौरान? देखिए, राहुल जी के लिए मैं अब से तकरीबन 6 महीने पहले एक पोस्ट लिख चुका हूँ भविष्यवाणी की। तो वही समग्र है कि इस 19 जून से, ये पोस्ट मैंने लिखी थी शायद 14 या 15 जून को इसी साल 2022। हाँ, 2022 में। तो इस 19 जून से जो पूरे के पूरे, वैसे तो 5 साल और विस्तृत रूप में 7 साल, ये ऐसे हैं कि राहुल गांधी पूरे राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाएंगे। इन्हें स्वास्थ्य का भी संकट है, इन्हें निजी जीवन का भी संकट है, और राजनीतिक करियर तो इनका विराम ले लेगा। तो पूरे उस पिक्चर से ही, परिदृश्य से ही गायब हो जाएंगे और एक अप्रासंगिक स्वरूप होकर रह जाएगा राजनीति में। भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये अगर 24 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो देखिए, कांग्रेस में परंपरा रही है कि 2009 में मनमोहन सिंह जी के कारण सीटें आई, लेकिन क्रेडिट दिया राहुल गांधी को। तो इस भारत जोड़ो यात्रा से 24 में कुछ भी नहीं जुड़ेगा। हाँ, सीटें बढ़ेगी कांग्रेस की, लेकिन वो उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संभवतः खड़गे या अशोक गहलोत होंगे, उनके कारण बढ़ेगी, क्योंकि अंक दोनों के अच्छे हैं। लेकिन अब क्रेडिट हो सकता है फिर दे दिया जाए राहुल गांधी को, मगर ज्योतिषी गणना निष्ठुर होकर कहती है इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के खाते में 2024 की चुनावी विजय तो मिलेगी नहीं, पर कुछ नहीं जुड़ेगा। सर, बहुत भारत के भविष्य को, हमारे राजस्थान के भविष्य को आपने अंकों के आधार पर बहुत ही सटीक तरीके से हमारे सामने रखा है। ऐसे समय में सर, भारतवासियों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे समग्र रूप से, कि अंक शास्त्री या अंक ज्योतिष या कोई भी तरह की ज्योतिष या कोई भी ज्ञान किस दिशा में हमारा जाना चाहिए कि हमारे रास्ते सफल और सुलभ हो सके? देखिए, पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करके ये निवेदन करना चाहूँगा बतौर ज्योतिषी के रूप में, कि ज्योतिष, और कम से कम मेरा जो सिद्धांत है ज्योतिष में, वो जीवन में डालिए। अपने भाग्य पर भरोसा रखें, भाग्य के भरोसे न रहें, क्योंकि ज्योतिष कभी भी पुरुषार्थ का विकल्प नहीं है। पुरुषार्थ और ज्योतिष मिलकर काम करते हैं। भाग्य, ज्योतिष व्यक्ति को नाकारा और निकम्मा नहीं बनाता, एक बात। दूसरी बात, राष्ट्र सर्वोपरि है, व्यक्ति बाद में, विचारधाराएं बाद में। हम किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी खेमे के हों, किसी भी फिक्रे के हों, लेकिन करना क्या चाहिए? हमारा सर्वाधिक जो ऊपर देवता है वो है राष्ट्र। तो हमारा हर कार्य यही होना चाहिए। और तीसरी बात सबसे बड़ी है, जीवन की कोई भी परिस्थिति कभी भी आ जाए, आत्मविश्वास नहीं डिगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि हम बात कर रहे थे डॉक्टर कुमार गणेश से, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंक ज्योतिष हैं और राजनीतिक समीकरण को बैठाते हैं और बनाते हैं। तो मैं आपका पुनः ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आपने जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में सबसे पहली घोषणा है कि 2022 में जब आलाकमान को निर्णय लेना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा सचिन पायलट होंगे या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे या कोई तीसरा व्यक्ति होगा, तो ऐसे में आपने कहा है कि सीपी जोशी के योग बन सकते हैं। इसी के साथ आपने 2023 के चुनाव के लिए भी कहा है कि भाजपा सत्ता में होगी और उसका चेहरा वसुंधरा राजे हो सकती हैं। इसी के साथ आपने एक बड़ी घोषणा की है कि 2024 में फिर से सत्ता संभालेंगे मोदी जी। और आपने जो शब्द कहे हैं कि भाग्य पे भरोसा करें लेकिन भाग्य के भरोसे ना रहें, ऐसी स्थिति में आप जैसे मार्गदर्शक अगर युवाओं के साथ जुड़ते हैं, राजनीतिक करियर में जुड़ते हैं, तो आप देश को एक नई दिशा और एक नया जोश दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगी कि आपने समाधान भी ऐसे बताए हैं जो किसी ना किसी तरीके से आपके जीवन को, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आप मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे देश का, हमारे प्रांत का, तो हम आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं हिलवी समाचार की ओर से। सर, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें आपने बताया कि मोदी जी 2024 में इसका चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। तो सर, ऐसी स्थिति में जो राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस दौरान? देखिए, राहुल जी के लिए मैं अब से तकरीबन 6 महीने पहले एक पोस्ट लिख चुका हूँ भविष्यवाणी की।
तो वही समग्र है कि इस 19 जून से, ये पोस्ट मैंने लिखी थी शायद 14 या 15 जून को इसी साल 2022। हाँ 2022 में। तो इस 19 जून से जो पूरे के पूरे, वैसे तो 5 साल और विस्तृत रूप में 7 साल, ये ऐसे हैं कि राहुल गांधी पूरे राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाएंगे। इन्हें स्वास्थ्य का भी संकट है, इन्हें निजी जीवन का भी संकट है, और राजनीतिक करियर तो इनका विराम ले लेगा। तो पूरे उस पिक्चर से ही, परिदृश्य से ही गायब हो जाएंगे और एक अप्रासंगिक स्वरूप होकर रह जाएगा राजनीति में। भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये अगर 24 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो देखिए, कांग्रेस में परंपरा रही है कि 2009 में मनमोहन सिंह जी के कारण सीटें आई, लेकिन क्रेडिट दिया राहुल गांधी को। तो इस भारत जोड़ो यात्रा से 24 में कुछ भी नहीं जुड़ेगा। हाँ, सीटें बढ़ेगी कांग्रेस की, लेकिन वो उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संभवतः खड़गे या अशोक गहलोत होंगे, उनके कारण बढ़ेगी, क्योंकि अंक दोनों के अच्छे हैं। लेकिन अब क्रेडिट हो सकता है फिर दे दिया जाए राहुल गांधी को, मगर ज्योतिषी गणना निष्ठुर होकर कहती है इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के खाते में 2024 की चुनावी विजय तो मिलेगी ही नहीं, पर कुछ नहीं जुड़ेगा। सर, बहुत भारत के भविष्य को, हमारे राजस्थान के भविष्य को आपने अंकों के आधार पर बहुत ही सटीक तरीके से हमारे सामने रखा है। ऐसे समय में सर, भारतवासियों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे समग्र रूप से, कि अंक शास्त्री या अंक ज्योतिष या कोई भी तरह की ज्योतिष या कोई भी ज्ञान किस दिशा में हमारा जाना चाहिए कि हमारे रास्ते सफल और सुलभ हो सके? देखिए, पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करके ये निवेदन करना चाहूंगा बतौर ज्योतिषी के रूप में कि ज्योतिष, और कम से कम मेरा जो सिद्धांत है ज्योतिष में, वो जीवन में डालिए। अपने भाग्य पर भरोसा रखें, भाग्य के भरोसे न रहें, क्योंकि ज्योतिष कभी भी पुरुषार्थ का विकल्प नहीं है। पुरुषार्थ और ज्योतिष मिलकर काम करते हैं। भाग्य, ज्योतिष व्यक्ति को नाकारा और निकम्मा नहीं बनाता, एक बात। दूसरी बात, राष्ट्र सर्वोपरि है, व्यक्ति बाद में, विचारधाराएं बाद में। हम किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी खेमे के हों, किसी भी फिक्रे के हों, लेकिन करना क्या चाहिए? हमारा सर्वाधिक जो ऊपर देवता है वो है राष्ट्र। तो हमारा हर कार्य यही होना चाहिए। और तीसरी बात सबसे बड़ी है, जीवन की कोई भी परिस्थिति कभी भी आ जाए, आत्मविश्वास नहीं डिगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि हम बात कर रहे थे डॉक्टर कुमार गणेश से, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंक ज्योतिष हैं और राजनीतिक समीकरण को बैठाते हैं और बनाते हैं, तो मैं आपका पुनः ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आपने जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में सबसे पहली घोषणा है कि 2022 में जब आलाकमान को निर्णय लेना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा सचिन पायलट होंगे या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे या कोई तीसरा व्यक्ति होगा, तो ऐसे में आपने कहा है कि सीपी जोशी के योग बन सकते हैं। इसी के साथ आपने 2023 के चुनाव के लिए भी कहा है कि भाजपा सत्ता में होगी और उसका चेहरा वसुंधरा राजे हो सकती हैं। इसी के साथ आपने एक बड़ी घोषणा की है कि 2024 में फिर से सत्ता संभालेंगे मोदी जी। और आपने जो शब्द कहे हैं कि भाग्य पे भरोसा करें लेकिन भाग्य के भरोसे ना रहें, ऐसी स्थिति में आप जैसे मार्गदर्शक अगर युवाओं के साथ जुड़ते हैं, राजनीतिक करियर में जुड़ते हैं, तो आप देश को एक नई दिशा और एक नया जोश दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगी कि आपने समाधान भी ऐसे बताए हैं जो किसी ना किसी तरीके से आपके जीवन को, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आप मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे देश का, हमारे प्रांत का, तो हम आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं हिलवी समाचार की ओर से।